हेलो एवरीवन, डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में, यानी कि सदिश और अदिश राशियों के बारे में। तो डियर स्टूडेंट्स, भौतिक राशियां जो होती हैं यानी फिजिकल क्वांटिटीज, उनको हम दो कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अदिश राशियां और सदिश राशियां, यानी कि स्केलर क्वांटिटीज और दूसरा है वेक्टर क्वांटिटीज। अब कुछ राशियां ऐसी होती हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की ही आवश्यकता होती है, यानी उन्हें बताने के लिए केवल मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है। तो ऐसी क्वांटिटीज कहलाती हैं अदिश राशियां, यानी कि स्केलर क्वांटिटीज। सपोज जैसे एक AB नाम की एक छड़ है जिसकी लंबाई 2 मीटर है, तो 2 मीटर क्या हुआ? 2 मीटर इस लंबाई के लिए मैग्नीट्यूड हुआ, यानी परिमाण हुआ। इसमें हमें दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, तो हम कहेंगे लंबाई एक अदिश राशि है। ठीक है, और दूसरी तरफ कुछ राशियां ऐसी होती हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए हमें परिमाण एवं दिशा दोनों की ही आवश्यकता होती है, यानी कि उन्हें बताने के लिए हमें मैग्नीट्यूड की भी जरूरत होती है और डायरेक्शन की भी जरूरत होती है। तो ऐसी क्वांटिटीज को हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज, यानी कि सदिश राशियां। जैसे सपोज किसी ऑब्जेक्ट पर आप फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट पर आपने फोर्स लगाया है, तो फोर्स मान लीजिए आपने 2 न्यूटन का लगाया है। ठीक है, तो 2 न्यूटन तो उस फोर्स का मैग्नीट्यूड है, लेकिन उस वस्तु पर फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है वो महत्वपूर्ण है। अगर बल एक तरफ से लगाएंगे तो उसका प्रभाव दूसरा होगा, ठीक है, और अगर दूसरी तरफ से लगाएंगे तो उसका अदर इफेक्ट हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो फोर्स कैसी क्वांटिटीज हुई आपकी? बल आपकी सदिश राशि है। ठीक है, तो अदिश और सदिश राशियों की डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। अदिश राशियां यानी कि स्केलर क्वांटिटीज ऐसी भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, उन्हें अदिश राशियां कहते हैं। और स्केलर्स are those physical quantities which have magnitude only but no direction, यानी ऐसी भौतिक राशियां, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिन्हें बताने के लिए हमें केवल मैग्नीट्यूड चाहिए होता है। और वैसे भी देखिए हिंदी का वर्ड ये अदिश है, अदिश। दिश माने दिशा, अ माने नहीं, तो जिन्हें व्यक्त करने के लिए आपको दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो केवल किसकी आवश्यकता पड़ती है? केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। ऐसी राशियों के एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं? देखिए, ऐसी राशियों में आपकी एक मैंने अभी आपको बताया था लंबाई यानी कि लेंथ, दूसरा किसी वस्तु का द्रव्यमान यानी कि मास भी एक स्केलर क्वांटिटी है। आप कहते हैं किसी वस्तु का द्रव्यमान 2 किलोग्राम है, ठीक है, तो वहां पर आप 2 किलोग्राम बता रहे हैं, किस डायरेक्शन में है ये बताने की वहां पर जरूरत नहीं पड़ती हमें। और समय को देखिए, समय 2 सेकेंड हो या 2 घंटा हो, तो वहां पर आप देखेंगे समय के लिए भी आपको क्या चाहिए? केवल मैग्नीट्यूड चाहिए, यानी परिमाण। 2 सेकेंड क्या है? उसका मैग्नीट्यूड। तो ये कैसी राशि है? अदिश राशि, यानी कि स्केलर क्वांटिटी। इसके अलावा कार्य यानी कि वर्क, आप कहते हैं किसी वस्तु ने मान लिया जाए 10 जूल का कार्य किया, तो 10 जूल क्या है? कार्य का परिमाण, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क। देयर इज नो नीड ऑफ डिफाइनिंग डायरेक्शन ऑफ दैट वर्क। ठीक है, और इसके अलावा दूरी यानी कि डिस्टेंस, कोई वस्तु मान लिया जाए एक दिए गए समय में 5 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो 5 किलोमीटर दूरी का मैग्नीट्यूड यानी परिमाण है। यहाँ पर आपको दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसके अलावा चाल यानी कि स्पीड इक्वल्स होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, चाल बराबर दूरी बट्टे समय। तो चाल भी कैसी राशि है? चाल एक अदिश राशि है, यानी कि एक स्केलर क्वांटिटी है। चलिए अब चलते हैं सदिश राशियों की तरफ, यानी कि वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में। ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटीज की डेफिनेशन देख लीजिए। ऐसी भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने हेतु दिशा एवं परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है, सदिश राशियां कहलाती हैं। वेक्टर्स आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिन्हें बताने के लिए हमें मैग्नीट्यूड भी चाहिए होता है और साथ ही डायरेक्शन भी चाहिए होती है। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को नाम देते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? देखिए, जैसे आप बात करते हैं दूरी की, दूरी कैसी राशि है आपकी? अदिश राशि है। दूरी के ही लगभग सिमिलर एक क्वांटिटी आती है आपकी विस्थापन, यानी कि डिस्प्लेसमेंट।
डिस्प्लेसमेंट बताने के लिए आपको मैग्नीट्यूड भी बताना होता है और साथ ही डायरेक्शन भी बतानी होती है। ठीक है, आप मान लीजिए कहते हैं कोई वस्तु ए बिंदु से बी बिंदु तक गई और मान लीजिए उसका प्रारंभिक बिंदु से विस्थापन था आपका 2 किलोमीटर। ठीक है, लेकिन किस दिशा में है ये बताना भी वहां पर आवश्यक हो जाता है, वरना केवल 2 किलोमीटर कहेंगे तो ये लगेगा कि वो दूरी है। ठीक है, लेकिन अगर आप ये कहें कि बिंदु ए से बी तक जाने में वस्तु का विस्थापन 2 किलोमीटर था और ये विस्थापन उत्तर दिशा में यानी कि ईस्ट में हुआ या वेस्ट में हुआ, ये डायरेक्शन अगर आप बता दें तो आप कहेंगे उस क्वांटिटी को डिस्प्लेसमेंट। तो देखा आपने, डिस्प्लेसमेंट को बताने के लिए आपको क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड यानी परिमाण भी चाहिए जैसे 2 किलोमीटर, और डायरेक्शन भी चाहिए जैसे मैंने कहा 2 किलोमीटर ईस्ट की दिशा, ईस्ट में। ठीक है, और दूसरी क्वांटिटी है वेग यानी वेलोसिटी। वेलोसिटी आप सभी जानते हैं, वेलोसिटी इज डिफाइंड एज डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। वेग बराबर होता है विस्थापन बट्टे समय। अब आप देखिए, वेग बराबर विस्थापन बट्टे समय होता है, तो आपने देखा विस्थापन कैसी क्वांटिटी है आपकी, वेक्टर क्वांटिटी है, और समय चाहे अदिश राशि है, लेकिन विस्थापन बट्टे समय को मिला के जो वेग बनता है वो आपकी वेक्टर क्वांटिटी निकल के आती है, यानी कि सदिश राशि। आप कहते हैं कि मान लिया जाए किसी कार का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, और 2 किलोमीटर प्रति घंटा वो पूर्व की दिशा में है। ठीक है, तो आप देखेंगे वेग को बताने के लिए आपने क्या यूज किया, 2 किलोमीटर प्रति घंटा जो था वो था वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण, और जो दिशा मैंने बताई वो है उसके लिए डायरेक्शन। तो वेग यानी वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है आपकी, एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी, त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो वेग कैसी क्वांटिटी थी, अभी आपने जस्ट पहले देखा, वेग यानी कि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी थी यानी सदिश राशि थी। तो त्वरण भी आपकी कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है यानी वेक्टर क्वांटिटी होती है। आपको किसी ऑब्जेक्ट पर के लिए बताना हो कि किसी ऑब्जेक्ट का वेग मान लिया जाए परिवर्तित हुआ था 2 किलोमीटर प्रति घंटा से, मान लिया जाए किसी कार की स्पीड 4 किलोमीटर प्रति घंटा हुई। ठीक है, तो वहां पर आप देखेंगे वेग में परिवर्तन हुआ समय के साथ, तो वेग आपकी क्या थी, वेक्टर क्वांटिटी। तो हेंस एक्सेलरेशन इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो त्वरण कैसी राशि है आपकी, सदिश राशि। इसके बाद बल यानी कि फोर्स को देखिए, फोर्स इज डिफाइंड एज मास इनटू एक्सेलरेशन। न्यूटन का जो गति का दूसरा नियम है उसमें आपने देखा होगा कि बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। ठीक है, द्रव्यमान चाहे अदिश राशि है, लेकिन जब भी कोई अदिश राशि सदिश राशि से गुणा होती है तो बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण जब आप करते हैं, द्रव्यमान यानी मास तो अदिश है, लेकिन त्वरण यानी एक्सेलरेशन आपका क्या है, सदिश है। तो जब भी एक स्केलर वेक्टर से सिंपली मल्टीप्लाई होगा तो वहां पर आपको जो क्वांटिटी मिलती है वो होती है वेक्टर क्वांटिटी यानी सदिश राशि। तो बल कैसी राशि है, सदिश राशि है। जैसे आप कहते हैं किसी ऑब्जेक्ट पर आपने फोर्स लगाया, मान लीजिए 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, और केवल वहां पर 5 न्यूटन बता के ही काम नहीं चलेगा। मान लीजिए 5 न्यूटन आपने उस ऑब्जेक्ट पर दाईं ओर को फोर्स लगाया था तो उसका इफेक्ट कुछ और होगा, और अगर बाईं ओर को उस वस्तु पर 5 न्यूटन का फोर्स लगाया तो उसका इफेक्ट दूसरा होगा। ठीक है, तो आपने देखा कि बल को बताने के लिए, फोर्स को बताने के लिए आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी आवश्यकता है। तो फोर्स कैसी क्वांटिटी है आपकी, वेक्टर क्वांटिटी है। उसका नेक्स्ट क्वांटिटी है संवेग यानी कि मोमेंटम। मोमेंटम को डिनोट करते हैं P से, और संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणा वेग। ठीक है, तो संवेग भी कैसी क्वांटिटी होती है आपकी, वेक्टर क्वांटिटी यानी कि सदिश राशि। ठीक है, तो ये था अदिश और सदिश राशियों के बारे में। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि सदिश राशियों और अदिश राशियों को उदाहरण सहित समझाइए। तो आप इसको पहले डेफिनेशन लिख लीजिएगा, फिर उसके बाद उसके एग्जाम्पल दे दीजिएगा। ठीक है, इसके साथ ही एक इम्पोर्टेंट चीज और है, जो सदिश राशियां होती हैं उनको निरूपित करने के लिए आप क्या करते हैं, उसको निरूपित करने के लिए जैसे सपोज फोर्स को ही ले लेते हैं। फोर्स किससे स्टार्ट होता है, FORCE। ठीक है, तो F से स्टार्ट होता है, तो F वर्ड यूज करेंगे, F, और उस F के ऊपर देखिए, अगर F के ऊपर हम लगा देंगे एक एरो का साइन। ठीक है, तो सदिश राशियों को कैसे निरूपित किया जाता है, एक वर्ड लिखते हैं और उसके ऊपर एरो का साइन लगाते हैं। तो जैसे बल
आपकी सदिश राशि थी यानी फोर्स, तो F लिखेंगे और उसके ऊपर एरो का साइन लगा देंगे। ठीक है, तो ये सदिश राशियों को निरूपित करने का, रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। ठीक है, और सदिश राशियों को आप और कैसे निरूपित करते हैं? सदिश राशियों के पास क्या होता है? मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। तो जितना मैग्नीट्यूड उसको हम दिखाते हैं एरो के साइन से। ठीक है, सपोज फोर्स है आपका 2 न्यूटन का, तो आप एक लाइन खींचेंगे, मान लिया जाए 2 सेंटीमीटर की लाइन खींचते हैं, तो आप कहेंगे कि 1 सेंटीमीटर 1 न्यूटन को दिखा रहा है, तो ये 2 सेंटीमीटर क्या ये जो लेंथ है ये दिखाएगा आपका 2 न्यूटन को। ठीक है, तो जो एरो हम बनाते हैं वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए, ये इसके ऊपर लगे एरो की बात नहीं चल रही है, वेक्टर को अलग से रिप्रेजेंट करते समय हम एरो के साइन से उसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ठीक है, तो एफ वेक्टर एफ बराबर 2 न्यूटन है, उसको मैं एरो के साइन से जो रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो कैसे करूंगी? जो ये आपका ये एरो के पीछे का ये जो हिस्सा है, इसका जो लेंथ होगी वो किसको डिनोट करेगी? उसके मैग्नीट्यूड को। ठीक है, तो ये डिनोट कर रहा है इसके मैग्नीट्यूड को। ठीक है, और एरो की डायरेक्शन आपको दिखाई, एरो की जो डायरेक्शन होगी, जिस दिशा की ओर को आपने लगाया होगा, वो उस फिजिकल क्वांटिटी की डायरेक्शन को शो करेगा। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। सपोज यहाँ पर आपकी ये डायरेक्शंस थी, मान लिया जाए नॉर्थ साउथ, यहाँ पर ईस्ट वेस्ट। ठीक है, तो किसी पॉइंट पर आपने फोर्स लगाया है, तो हम ये कह सकते हैं कि उस पॉइंट पर फोर्स 2 न्यूटन का है और ईस्ट डायरेक्शन में है, यानी कि पूर्व की दिशा की ओर को लगा है। तो आप 2 न्यूटन का फोर्स कैसे दिखाएंगे? इस तरह से दिखाएंगे। ईस्ट की डायरेक्शन आपने यहाँ को ली है, तो 2 न्यूटन का फोर्स वाला वेक्टर दिखाने के लिए वेक्टर एफ को इस तरह से दिखा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अब कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं। पहला है मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर। ठीक है, यानी कि किसी वेक्टर यानी कि सदिश राशि का मॉड्यूलस यानी मॉड क्या होता है? चलिए ये जानते हैं। किसी सदिश राशि का जो परिमाण होता है, मैग्नीट्यूड होता है, उसी को हम उसका मॉड्यूलस कहते हैं। ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर इज कॉल्ड मॉड्यूलस ऑफ दैट वेक्टर। तो सिंपली कुछ नहीं है, सदिश राशि का जो परिमाण होता है उसी को हम उसका क्या कहते हैं? मैग्नीट्यूड। अब देखो, आपके पास मान लिया जाए कोई ए नाम की भौतिक राशि है, कैपिटल ए से जिसे हम डिनोट कर रहे हैं, तो उस सदिश राशि को, उस सदिश राशि का अगर आपको मॉड्यूलस दिखाना हो, तो मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए, और लिखते कैसे हैं इसको मैंने आपको बताया था। ए नाम की राशि थी, उसके ऊपर क्या लगा देंगे? एरो। तो इस वेक्टर ए का यानी सदिश ए का मॉड्यूलस या मॉड क्या होगा? वो होगा मॉड ऑफ वेक्टर ए, यानी कि 2 पैरेलल लाइंस दिखाते हैं, इसे कहते हैं मॉड। ठीक है, इसके अंदर लिख लेते हैं इस वेक्टर ए को। ये दरअसल कुछ नहीं है, ये सिर्फ आपका इस वेक्टर क्वांटिटी का परिमाण है, यानी मैग्नीट्यूड है। जैसे मैंने कहा था फोर्स बराबर, वहां पर लिया था मैंने 2 न्यूटन का फोर्स। ठीक है, तो वहां पर जो 2 न्यूटन था वो उस फोर्स का क्या था? मैग्नीट्यूड था। ठीक है, तो ये मान लीजिए वही मैग्नीट्यूड है। ठीक है, तो मॉड ऑफ वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? वेक्टर ए नाम की आपके पास सदिश राशि है, तो या तो सिंपली ए लिख देंगे या मॉड ऑफ वेक्टर ए लिख देंगे। मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर कहने का मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं। ठीक है, तो अब दूसरा देख लेते हैं, यूनिट वेक्टर या फिर एकांक सदिश। अब एकांक सदिश क्या होता है? देखिए, किसी वेक्टर को अगर उसके मैग्नीट्यूड से आप डिवाइड कर दें, यानी किसी वेक्टर को उसके परिमाण से भाग दे दें, तो आपको क्या मिलेगा? एकांक वेक्टर मिलेगा। सपोज मेरे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, ए नाम की कोई वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको मैं लिखूंगी वेक्टर ए। अब मेरे को जानना है इसका यूनिट वेक्टर हो क्या है, तो मैं लिखूंगी वेक्टर ए का एकांक सदिश यूनिट वेक्टर। कैसे लिखेंगे इसको? इसको डिनोट करते हैं आप ए कैप। ठीक है, ए के ऊपर एक इस तरह का साइन लगा देते हैं, इसे कहते हैं ए कैप। तो इसी को बोलते हैं आप यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर को मैंने कैसे डिफाइन किया? अभी मैंने कहा कि जो यूनिट वेक्टर होता है वो किसके बराबर होता है? उस वेक्टर को
अगर हम डिवाइड कर दें उसके मॉड से, ठीक है, मॉड यानी कि उसके मैग्नीट्यूड से, यानी उसके परिमाण से, ठीक है, तो तब उसको क्या बोलते हैं हम, यूनिट वेक्टर। या फिर इसको मैं और क्या लिख सकती हूँ, वेक्टर ए अपॉन ए। दरअसल जो ये वेक्टर ए नाम की आपकी फिजिकल क्वांटिटी है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, ए है, और इस ए क्या होगा, इसका परिमाण होगा, और इसके पास कुछ दिशा होगी, दो चीजें होंगी, है ना। वेक्टर ए एक आपकी ये वेक्टर ए आपकी एक सदिश राशि है, तो इस सदिश राशि का परिमाण तो ए होगा और इसकी दिशा कुछ इसके पास होगी, ठीक है। तो इस वेक्टर ए का जो यूनिट वेक्टर यानी एकांक सदिश होगा, उसको कैसे दिखाएंगे हम, ए कैप इक्वल्स वेक्टर ए, यानी ये पूरी चीज अपॉन ए, या फिर अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए, ठीक है। तो ये वेक्टर ए लिखा है, इसमें इसके पास क्या क्या चीजें हैं, मैग्नीट्यूड भी है प्लस डायरेक्शन भी है। इसको हमने डिवाइड कर दिया किससे, इसको डिवाइड कर दिया उसके मैग्नीट्यूड से। तो वैसे देखा जाए तो इसके पास क्या बची, केवल दिशा बची। तो एकांक सदिश ऐसा आप सदिश कह सकते हैं जिसका मैग्नीट्यूड यूनिट हो, यूनिटी हो, यानी कि 1 हो। देखो यहाँ पर इस वेक्टर ए के पास क्या था, मैग्नीट्यूड था, परिमाण भी था और दिशा भी थी। परिमाण और दिशा अपॉन ये क्या है, ए उसका परिमाण है, तो परिमाण से परिमाण कट गया, क्या बची उसके पास, केवल दिशा बची। और परिमाण कितना रहा उसका, एकांक यानी कि 1। तो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण क्या हो, 1 हो, जिसका परिमाण 1 हो और उसके पास दिशा हो, तो ऐसे वेक्टर को हम क्या कह लेते हैं, एकांक सदिश यानी कि यूनिट वेक्टर। तो स्टूडेंट्स अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर्स के बारे में, ठीक है। तो सदिशों के कितने प्रकार हो सकते हैं, एक एक करके देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला वेक्टर है, पहले वेक्टर्स की कैटेगरी है समान वेक्टर यानी इक्वल वेक्टर्स। अब दो वेक्टर यानी दो सदिश राशियों को कब आप समान कहेंगे उसे देखेंगे। टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। अगर दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, तब हम कहेंगे कि वो दोनों वेक्टर एक दूसरे के इक्वल हैं। यहाँ पर देखिए मैंने डायग्राम में 3 वेक्टर दिखाए हैं, वेक्टर P, वेक्टर Q और वेक्टर R, ठीक है। तो आप देखिए ये इन तीनों वेक्टर्स का ये जो लेंथ होती है वेक्टर की, ये जब एरो से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं तो ये इस एरो की जो लेंथ होती है वो होती है उसका मैग्नीट्यूड। तो मैंने ये कोशिश की है कि ये जो वेक्टर P लिखा है उसके एरो की लंबाई भी जितनी है उतनी ही Q की भी है और उतनी ही R की भी है। यानी कहने का मतलब ये है कि वेक्टर P, वेक्टर Q और वेक्टर R का मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है। और देखिए डायरेक्शन भी इनकी क्या है, सेम है, ठीक है। तो ऐसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल होता है और डायरेक्शन भी सेम होती है, उन्हें क्या कहते हैं, इक्वल वेक्टर्स। दो सदिश समान कहलाते हैं यदि उनका परिमाण और दिशा क्या हो, समान हो, ठीक है। अगर वेलोसिटी की बात करें, वेलोसिटी जो है आपकी एक कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। अगर देखिए मैं एक वेलोसिटी ले लूं आपकी इस डायरेक्शन में, ये है वेक्टर v1, मान लिया जाए ये आपकी वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट इन नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है। और मैं एक दूसरा वेक्टर ले लेती हूँ वेक्टर v2, ठीक है। और इसका मैग्नीट्यूड है आपका इसका मैग्नीट्यूड भी है आपका मान लीजिए 5 मीटर पर सेकेंड और सेम उसी डायरेक्शन में, ठीक है, यानी कि नॉर्थ की डायरेक्शन में। तो आप देखेंगे क्लियरली इस v1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5 मीटर पर सेकेंड है, v2 का भी 5 मीटर पर सेकेंड है, दोनों की डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ में है। तो ऑब्वियसली सीधी सी बात है कि वेक्टर v1 विल बी इक्वल टू वेक्टर v2, ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं विपरीत वेक्टर यानी कि अपोजिट वेक्टर और नेगेटिव वेक्टर्स। अब ये क्या होते हैं, देखिए अ नेगेटिव वेक्टर ऑफ अ गिवन वेक्टर is a vector of same magnitude but acting opposite in direction to that of given vector, ठीक है। अब देखिए किसी सदिश का विपरीत सदिश या नेगेटिव वेक्टर
परिमाण में उसी सदिश के बराबर होता है, परंतु दिशा में क्या होता है, विपरीत होता है। ठीक है, मान लिया जाए मैं एक वेलोसिटी ले लेती हूं नॉर्थ की डायरेक्शन में, वेक्टर v1, और ये है मेरा 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और एक दूसरी वेलोसिटी मैं ले लेती हूं साउथ की डायरेक्शन में। ठीक है, वो है वेक्टर v2, वो भी है 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अब यहां पर आप देखिए, पहला जो वेक्टर v1 है उसका मैग्नीट्यूड है 2 मीटर पर सेकेंड, और दूसरा वेक्टर v2 जो है उसका मैग्नीट्यूड भी 2 मीटर पर सेकेंड है। तो मैग्नीट्यूड देखिए दोनों वेक्टर के क्या है, इक्वल हैं। लेकिन डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो देखिए ये वेक्टर v1 नॉर्थ डायरेक्शन में है, और ये जो वेक्टर v2 है वो साउथ डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर देखिए दोनों का मैग्नीट्यूड यानी परिमाण तो बराबर है, लेकिन डायरेक्शन यानी दिशाएं क्या हैं, एक दूसरे के विपरीत हैं। तो ऐसे वेक्टर्स को आप कहते हैं ऑपोजिट वेक्टर्स या नेगेटिव वेक्टर्स। अच्छा, इसे अब लिखेंगे कैसे, इसको आप लिखेंगे वेक्टर v1 इज इक्वल टू वेक्टर v2। किस सेंस में, मैग्नीट्यूड के सेंस में तो ये इक्वल हैं, लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट, तो इसको लिखेंगे माइनस ऑफ वेक्टर v2। v1 v2 के बराबर तो है, परंतु डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे के अपोजिट। तो माइनस साइन ये बताता है कि वेक्टर v1 और वेक्टर v2 की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट यानी विपरीत है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट वेक्टर की बात करते हैं। थर्ड वेक्टर है समांतर सदिश या समांतर वेक्टर, पैरेलल वेक्टर्स। ठीक है, इसको डिफाइन कैसे करेंगे, 2 वेक्टर्स आर सेड टू बी पैरेलल इफ एंगल बिटवीन देम इज 0 डिग्री। These two can have unequal magnitudes। देखिए यदि दो सदिशों के बीच का कोण 0 डिग्री हो अथवा दोनों की दिशा क्या हो, समान हो, तो ऐसे सदिश क्या कहलाते हैं, समांतर सदिश कहलाते हैं। ऑब्वियसली दो वेक्टर्स की डायरेक्शन अगर सेम होगी तो उनके बीच का एंगल कितना होगा, 0 डिग्री होगा, और ऐसे वेक्टर्स को हम क्या नाम देते हैं, समांतर सदिश या समांतर वेक्टर यानी पैरेलल वेक्टर्स। ठीक है, सपोज मेरे पास एक वेक्टर है वेक्टर p, ठीक है, और दूसरा वेक्टर है मेरे पास वेक्टर q। ठीक है, तो आप देखिए वेक्टर p और वेक्टर q, ये देखिए ये इसकी टेल है, वेक्टर p की ये टेल है, ये हेड है, ये वेक्टर q का टेल है और ये हेड है। ठीक है, तो मैंने बताया था ये जो टेल होती है, ये जो लेंथ होती है, ये किसको बताती है, उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को बताती है, परिमाण को बताती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वेक्टर p और वेक्टर q के बीच का एंगल कितना है, थीटा कितना है आपका, 0 डिग्री है। तो आप क्या कहेंगे, वेक्टर p इज पैरेलल टू वेक्टर q। तो ये वेक्टर p वेक्टर q के क्या है, समांतर है। अब देखिए एक चीज और इसमें भी मैंने आपको बताई थी अभी कि these two can have unequal magnitudes। जरूरी नहीं है कि इन दोनों की लेंथ क्या हो, आपस में इक्वल ही हो। मान लीजिए देखिए मैं एक दूसरा वेक्टर का सेट लेती हूं, एक मैंने ये लिया वेक्टर a और दूसरा वेक्टर मैंने लिया वेक्टर b। अब देखिए यहाँ पर दोनों a और वेक्टर b के बीच का एंगल कितना दिख रहा है आपको, कोई एंगल नहीं है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो एंगल कितना है इनके बीच का, 0 डिग्री है। अब देखिए वेक्टर a की लंबाई वेक्टर b की लंबाई से कम है, तो देखिए वेक्टर a की लंबाई यानी कि इसका परिमाण जो है कम होगा और वेक्टर b का परिमाण क्या है, ज्यादा है। तो इन दोनों के मैग्नीट्यूड जो है आपस में समान नहीं है, लेकिन इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, 0 डिग्री है, यानी दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो तब हम कहेंगे कि वेक्टर a इज पैरेलल टू वेक्टर b। इस बात पे हम ध्यान नहीं देते हैं कि वेक्टर a और वेक्टर b का मैग्नीट्यूड बराबर है या नहीं, हम सिर्फ ये देखते हैं कि उनके बीच का एंगल कितना है। ठीक है, तो इसीलिए ये लिखा है कि these two can have unequal magnitudes। दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल 0 डिग्री होना जरूरी है, उन दोनों का मैग्नीट्यूड आपस में बराबर होना जरूरी नहीं है। मैग्नीट्यूड बराबर भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये दोनों बराबर थे। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट वेक्टर की बात करते हैं। फोर्थ वेक्टर है आपका असमांतर सदिश या असमांतर वेक्टर, इंग्लिश में कहें तो एंटी पैरेलल वेक्टर्स। ठीक है, अब एंटी पैरेलल वेक्टर्स किन्हें कहेंगे, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी एंटी पैरेलल इफ एंगल बिटवीन देम इज 180 डिग्री। ठीक है, दीज टू कैन हैव अनइक्वल मैग्नीट्यूड्स। ठीक है, अगर दो वेक्टर्स ऐसे हैं कि सपोज एक इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है,
वेक्टर पी, और एक इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, वेक्टर क्यू। ठीक है, तो ये दोनों वेक्टर देख लीजिए, ये वेक्टर क्यू है, ये इस डायरेक्शन को जा रहा है, और ये वेक्टर पी है, ये इस डायरेक्शन को जा रहा है। दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हो रही हैं, ठीक है, लेकिन देखें तो ये एक दूसरे के क्या हैं, एंटी पैरेलल हैं। इन दोनों को अगर पास लाएं तो देखेंगे इनके बीच का जो एंगल बनेगा वो होगा 180 डिग्री। ठीक है, दोनों को अगर एक पॉइंट पर एक्ट कराने की कोशिश कर रहे हैं तो P और Q के बीच का जो एंगल बनेगा वो कितना आएगा आपका 180 डिग्री। तो यहाँ पर एंगल है आपका थीटा इक्वल्स 180 डिग्री। ठीक है, तो ऐसे वेक्टर्स के सेट को हम कहते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर्स। तो वेक्टर P वेक्टर Q के एंटी पैरेलल है। ठीक है, और इस केस में भी वही बात है कि दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल हो या नहीं हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, दीज टू कैन हैव अनइक्वल मैग्नीट्यूड्स। इन दोनों सदिश राशियों का असमान परिमाण भी हो सकता है। ठीक है, तो चलिए अब 5th नंबर पर नेक्स्ट वेक्टर की बात करते हैं। संरेखीय सदिश या संरेखीय वेक्टर, समरेखीय वेक्टर भी कहते हैं, इंग्लिश में कहें तो कोलिनियर वेक्टर्स। अब कोलिनियर वेक्टर्स किन्हें कहेंगे? Those vectors which fall in the same line or act along the parallel straight lines, यानी कि ऐसे सदिश जो एक ही रेखा में कार्य करते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम? कोलिनियर वेक्टर्स। ठीक है, अब देखिए इसमें भी अलग अलग केसेज हो सकते हैं। देखिए ये वेक्टर ए जिस लाइन पे वर्क कर रहा है, ये वेक्टर बी भी उसी लाइन में वर्क कर रहा है, उसी रेखा में काम कर रहा है, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या है? एक दूसरे के कोलिनियर है कहेंगे हम। ठीक है, इसके अलावा अगर दो वेक्टर, ये देखिए जैसे वेक्टर ए लिया है मैंने और वेक्टर बी है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, दोनों की डायरेक्शन सेम है, इस केस में भी हम इन्हें कोलिनियर वेक्टर कहते हैं। ठीक है, और इसके अलावा अगर देखिए ये वेक्टर ए इस डायरेक्शन में है और वेक्टर बी इस दूसरी डायरेक्शन में है, तो इस केस में भी आप क्या कहते हैं? इन वेक्टर्स को कोलिनियर वेक्टर्स। अच्छा चलिए, यहाँ पर एक चीज़ मैंने और लिखी थी, उसको क्लियरली देख लीजिए आप। मैंने ये लिखा था कि दोज वेक्टर्स विच फॉल इन द सेम लाइन, ये तो आपको क्लियर हो गया होगा, ये सेम लाइन में लाई कर रहे हैं। वेक्टर ए की लाइन जो है उसी लाइन में, उसी रेखा में वेक्टर बी भी है। ठीक है, इसलिए वेक्टर ए और वेक्टर बी एक दूसरे के समरेखीय हैं, यानी कोलिनियर हैं। ठीक है, उसके अलावा ये भी लिखा है मैंने, और या फिर एक्ट अलोंग द पैरेलल स्ट्रेट लाइंस, या फिर पैरेलल स्ट्रेट लाइंस के अलोंग वर्क करते हैं, तब भी उन्हें हम कोलिनियर वेक्टर कहते हैं। ठीक है, जैसे ये वेक्टर ए है, इसका मैग्नीट्यूड देखिए कम है, वेक्टर बी है, इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, मैग्नीट्यूड की बात नहीं करते हैं अभी। वेक्टर ए और वेक्टर बी एक दूसरे के पैरेलल हैं देखिए यहाँ पर, तो अगर वेक्टर्स एक्ट अलोंग द पैरेलल स्ट्रेट लाइंस, तब भी उन्हें हम कोलिनियर कहते हैं। ठीक है, तो पैरेलल का मतलब ये है कि देखिए यहाँ पर ये इस तरह से था और यहाँ पर भी देखिए डायरेक्शन हमने अपोजिट कर दी है, लेकिन एक दूसरे के क्या है? पैरेलल है, इनके बीच का एंगल 0 डिग्री है। ठीक है, तो इस केस में भी इन वेक्टर्स को कहते हैं हम कोलिनियर वेक्टर्स। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं कोप्लेनर वेक्टर्स की, यानी कि समतलीय सदिश के बारे में बात कर लेते हैं। दोज वेक्टर्स विच आर एक्टिंग या फॉल इन द सेम प्लेन आर नोन एज कोप्लेनर वेक्टर्स, यानी कि ऐसे सदिश जो एक ही तल में काम करते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम? कोप्लेनर वेक्टर्स। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाया है, 3 वेक्टर्स दिखाए हैं, ये वेक्टर ए है मेरा, और ये वेक्टर बी है देखिए, और ये वेक्टर सी है। तो यहाँ पर देखिए ये वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी। अब जो ये कागज का जो ये प्लेन है, मैं मान लेती हूँ ये एक प्लेन है, किसका प्लेन है? पेपर का प्लेन। ठीक है, कागज का तल है ये, तो इस कागज के तल में वेक्टर ए भी है और वेक्टर बी भी है और वेक्टर सी भी है। तो ये वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी कागज के प्लेन में, कागज के तल में रह रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, तो इनको कहेंगे हम कोप्लेनर वेक्टर्स। ठीक है, सो वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर कोप्लेनर वेक्टर्स। अब सपोज यहाँ पर मैं आपके देखिए ये मैं 2 वेक्टर के लिए 2 स्केच पेन ले रही हूँ। ये वेक्टर के लिए ये मान लीजिए कोई एक वेक्टर है, मैंने इस डायरेक्शन में रखा है, और एक वेक्टर इस डायरेक्शन में रखा है। अब देखिए ये वेक्टर और ये वेक्टर, ये दोनों वेक्टर अभी भी कागज के प्लेन में लाई कर रहे हैं।
ठीक है, तो यानी ये जो रेड कलर का वेक्टर है मेरा और ये जो ब्लू कलर का वेक्टर है, ये दोनों कोप्लेनर वेक्टर हैं। लेकिन अगर मैं एक अलग स्केच पेन और ले लूँ आपकी, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैंने एक ले ली है, ये देखिए, ये मैं अगर इस तरह से रखूं तो देखिए क्या ये ब्लैक कलर का जो वेक्टर बनेगा मेरा, क्या ये इस ब्लू कलर का कोप्लेनर होगा? नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये ब्लैक कलर का जो स्केच पेन है यानी ब्लैक वेक्टर जो मैंने लिया है, ये इस आपके कागज के तल में लाई नहीं कर रहा है, ये कागज के तल में नहीं है स्थित, तो इसलिए ये वेक्टर आपका इस ब्लू वेक्टर का कोप्लेनर वेक्टर नहीं है। जबकि ब्लू और रेड ये दोनों कागज के प्लेन में लाई कर रहे हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये दोनों वेक्टर आपके कोप्लेनर वेक्टर हैं। तो आशा है आप समझ गए होंगे इस चीज को। चलिए अब बात कर लेते हैं 7th नंबर पर एक वेक्टर मैंने लिखा है समवर्ती सदिश या समवर्ती वेक्टर। इंग्लिश में इसे कहते हैं हम कंकरेंट या कोइनिशियल वेक्टर। अब देखिए, द वेक्टर्स आर सेड टू बी कोइनिशियल और कंकरेंट इफ देयर इनिशियल पॉइंट इज कॉमन। यानी कि अगर ऐसे सदिश जो एक ही बिंदु पर कार्य करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हम समवर्ती सदिश कहते हैं। या फिर वेक्टर्स एक्टिंग एट सेम पॉइंट आर सेड टू बी कोइनिशियल और कंकरेंट वेक्टर्स। अब देखिए, इसको आप यहाँ से समझिए, ये मैंने वेक्टर ए लिया है, मैंने ग्रीन पेन से दिखाया है, और ये वेक्टर बी लिया है जो मैंने ब्लू पेन से दिखाया है। तो ये जो वेक्टर ए है और ये जो वेक्टर बी है, देखिए इन दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? वेक्टर ओ, ठीक है। तो ये वेक्टर एक सेम पॉइंट के अलोंग वर्क कर रहे हैं, ठीक है, चाहे डायरेक्शन अलग अलग है। ये जो पॉइंट ओ है, ये बिंदु ओ पर वेक्टर ए इस दिशा में काम कर रहा है और इसी बिंदु ओ पर वेक्टर बी अलग दिशा में काम कर रहा है। तो लेकिन दोनों का जो एक्टिंग पॉइंट है, काम करने वाला जो बिंदु है जिस पर वो काम कर रहे हैं, वो क्या है? एक ही है। तो ऐसे वेक्टर्स को हम नाम देते हैं कंकरेंट वेक्टर्स और कोइनिशियल वेक्टर्स। देखिए, जनरली आपका जो फोर्स होता है उसे माना जाता है कंकरेंट या कोइनिशियल वेक्टर। सपोज एक कोई पॉइंट है, उस पर आपने कोई फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, ठीक है, एक फोर्स आपने इस डायरेक्शन में लगाया F1 वेक्टर। अब इसी पॉइंट पर आपने मान लीजिए कोई फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में F2 वेक्टर, ठीक है, और सपोज एक कोई तीसरा फोर्स लगाया है आपने इस डायरेक्शन में F3 वेक्टर। तो देखिए, इस एक ही पॉइंट पर, ये कोई मान लीजिए ऑब्जेक्ट ही मान लेते हैं आप, तो यहाँ पर फोर्स आप इस डायरेक्शन में भी लगा सकते हैं, इस दूसरी डायरेक्शन में भी और इधर भी, ठीक है। तो जो दरअसल फोर्स होता है उसको आप कह सकते हैं कंकरेंट वेक्टर्स की कैटेगरी का, ठीक है। तो देखिए, इस पॉइंट पर फोर्स आप इस डायरेक्शन में भी लगा सकते हैं और इस पॉइंट पर अलग डायरेक्शन में भी लगा सकते हैं F2 वेक्टर, और तीसरी डायरेक्शन F3 वेक्टर ये दिखेगी, ठीक है। तो जो फोर्स है वो आपका कंकरेंट वेक्टर्स की कैटेगरी में आप मानते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट वेक्टर देखते हैं 8th नंबर पर, शून्य सदिश या फिर जीरो वेक्टर। इसे हम नल वेक्टर भी कहते हैं। अब जीरो वेक्टर क्या हो सकता है? जीरो वेक्टर को कैसे डिफाइन करेंगे? तो जीरो वेक्टर और नल वेक्टर इज अ वेक्टर विच हैज जीरो मैग्नीट्यूड एंड एन आर्बिट्रेरी डायरेक्शन, ठीक है। तो जीरो वेक्टर या फिर नल वेक्टर किसे कहेंगे आप? ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड तो क्या है? जीरो, ठीक है। तो ऐसे वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? जीरो, ठीक है, लेकिन उसकी डायरेक्शन आर्बिट्रेरी होती है, किसी भी दिशा में हो सकती है, स्वैच्छिक, ठीक है। अब जैसे सपोज कोई ऑब्जेक्ट है, वो मूव नहीं कर रहा है, वो इनिशियली रेस्ट की पोजीशन में है, तो आप कहते हैं उसकी वेलोसिटी क्या है? जीरो है, ठीक है। दरअसल ये जीरो नहीं, ये जीरो वेक्टर कह सकते हैं इसे आप, क्योंकि वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी होती है? आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो वेलोसिटी जीरो है कहने का मतलब यहाँ पर वो जीरो वेक्टर है, ठीक है। तो आशा है आप इन सभी वेक्टर्स की कैटेगरी को समझ गए होंगे। 9वें नंबर पर आप वही वेक्टर लिख सकते हैं जो अभी हमने पहले डिस्कस किया था। एक लास्ट वेक्टर नाम दे सकते हैं यूनिट वेक्टर या फिर एकांक सदिश,
जो मैंने आपको सम डेफिनेशन में बताया था, एकांक सदिश। और एकांक सदिश किसे कहते हैं आप वहाँ पर बता सकते हैं कि मान लीजिए वेक्टर ए आपका कोई वेक्टर है, तो इस वेक्टर को इसी वेक्टर के परिमाण यानी मैग्नीट्यूड से मैं भाग दे दूं तो उसको आप कहते हैं एकांक सदिश। तो इस वेक्टर ए का जो यूनिट वेक्टर होता है उसको डिनोट किससे किया जाता है, ए कैप से। ठीक है, तो वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर ए कैप बराबर होता है वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए या फिर वेक्टर ए अपॉन ए। ठीक है, तो एग्जाम में आपका सदिश और अदिश राशियों का वर्गीकरण पूछा जा सकता है। सदिश और अदिश राशियों को उदाहरण सहित समझाइए। और उसके अलावा ये भी पूछा जा सकता है कि टाइप्स ऑफ वेक्टर्स क्या क्या होते हैं, यानी कि सदिशों के प्रकार लिखिए। ठीक है, आशा है आप ये समझ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।